डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो ये महिलाओं के शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार आप कह सकते हैं या अतिक्रमण कह सकते हैं, उत्पीड़न कह सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए और उस संबंध में उनको कुछ उपचार दिलाने के लिए ये लेजिस्लेट किया गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये विधि, ये पूरा लेजिस्लेशन जो सेंट्रलाइज्ड है, जिस बात पर केंद्रित है वो है घरेलू हिंसा। जो शब्द मैंने अभी पहले कहे उनको ये मिला करके हिंसा कहता है। हिंसा कहाँ हो रही? घरेलू हिंसा, घरेलू वातावरण में हो रही है। तो इस संबंध में ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हमको ये सोचना चाहिए कि आखिर इस नए अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब ऑलरेडी एग्जिस्टेड लॉज थे, विधियां थीं। तो ये इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो सिर्फ दंडित करना नहीं है या उनको सजा देना नहीं है। इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो संरक्षण है, प्रोटेक्शन। इसीलिए नाम ही है इसका, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम। और उस संरक्षण के लिए कई सारी बातें इस पूरे एक्ट में नए तरीके से लेजिस्लेट की गई हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको दे करके समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे उन्होंने जो उपचार प्रदान किया है, इसमें प्रतिकर भी लिया जा सकता है, इसमें मेंटेनेंस भी लिया जा सकता है, इसमें आश्रय आदेश भी लिया जा सकता है, यानी अगर घर से निकाला गया है तो घर में आप रह सकते हैं। इसमें हिंसा से संरक्षण का आदेश भी लिया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी अन्य विधि में किसी भी उपचार के होते हुए भी ये उपचार प्राप्त होता है अतिरिक्त रूप से। दूसरी बात यह है कि ये जो सारे उपचार हैं जो कि धारा 18 से 22 तक के बीच में दिए गए हैं, इन सारे उपचारों के संबंध में इंटरिम ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं और एक्स पार्टे ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं। सेक्शन 23 इसका एक्सप्रेसली प्रावधान करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। ये तो संरक्षण से संबंधित बात है। दूसरी बात है कि जो कृत्य है इसमें, जिससे संरक्षण की पूरी लेजिस्लेशन है, वो है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की परिभाषा के दो आवश्यक तत्व, मतलब दो विशेषताएं हैं जो कि पूर्ववर्ती विधि में नहीं थी। पहली विशेषता तो ये है कि ये पूरी हिंसा घरेलू, डोमेस्टिकली की जाती है, तो इसमें घरेलू शब्द को डिफाइन किया गया है। दूसरी बात है, ये हिंसा में कई ऐसे व्यवहार भी हैं जो डिफाइंड हैं। घरेलू शब्द की परिभाषा हमको साझी गृहस्थी की परिभाषा और घरेलू नातेदारी की परिभाषा से मिला करके प्राप्त होती है। और घरेलू हिंसा तभी मानी जा सकती है जबकि कोई व्यक्ति वैवाहिक रूप से या रक्त संबंध के रूप में या विवाह प्रकृति की किसी नातेदारी के रूप में या दत्तक ग्रहण के संबंध में या अन्य किसी नातेदारी से कनेक्टेड हो और वह शेयरिंग हाउस होल्ड में या साझी गृहस्थी में कभी न कभी रहा हो या रहता हो। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई जो अजनबी है या कोई थर्ड पर्सन है या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेंजर है, उसके संबंध में की गई हिंसा नहीं आती। एक विशेषता तो ये है। दूसरी विशेषता है, इस हिंसा में लगभग सारे कृत्य समाहित कर लिए गए हैं, जैसे मारना पीटना, गाली गलौज करना, तिरस्कार करना, अपमानित करना, घर से बाहर ना निकलने देना, मनचाहा पढ़ाई ना करने देना, मनचाहे व्यक्ति के साथ विवाह करने देने से रोकना, उसकी महिला की सैलरी ले लेना, उसके आर्थिक रूप से उसे डिप्राइव्ड रखना, उसका स्त्री धन ले लेना, इसके अलावा भावनात्मक रूप से उसे प्रताड़ित करना। ये पूरी सेक्शन 3 में जो परिभाषा है और उसके बाद के उसके जो स्पष्टीकरण, दहेज की किसी मांग के लिए प्रताड़ित करना, किसी पुत्र संतान नहीं हो रही है उसके लिए प्रताड़ित करना, यानी किसी भी रूप में अगर कोई अनपार्लियामेंट्री, अनवेलकमिंग एक्ट किया जाता है किसी भी महिला के प्रति, घरेलू लोगों के लिए, बाहरी लोग तो नहीं, घरेलू नातेदारी में, तो वो दंडित किया जाएगा या उसे दायित्व भुगतना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो व्यथित महिला है, जो एग्रीव्ड है, वो सिर्फ महिला हो सकती है, लेकिन जो रिस्पोंडेंट जिसे कहा गया है, प्रत्यर्थी यानी जिसके विरुद्ध आरोप है इस कृत्य का, वो महिला या पुरुष दोनों हो सकती है। तो एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो महिला के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।